नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एम के साहू क्लासेस में। ये आज का जो पार्ट हमारा है वो कॉमर्स पीजीटी जो पेपर 2021 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें पीजीटी कॉमर्स जो वाणिज्य है आपका फुल पेपर में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 61 तक कवर किए थे और ये जो है आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से 125 तक। ये जो पेपर है ये बी सीरीज का पेपर है। 2021 यानी 19 में भर्ती आई थी, 21 में पेपर हुआ था और पेपर में जो भी प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी से मिलान करके ही दिए गए हैं। इससे पहले 2013 के टीजीटी पीजीटी, 2016 का टीजीटी पीजीटी हमने जो है चैनल पे अपलोड किया है। जो लोग पेपर ना देखे हों वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इसके जो टॉपिक वाइज है तो टॉपिक वाइज सिलेबस पहले 2021 कंप्लीट हो जाए, टीजीटी 2021 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक वाइज जो है पेपर, यानी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो भी है उससे रिलेटेड एमसीक्यू और जो वर्णनात्मक क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। और जो बीच में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल की अलग से एक वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको पूरा फुल जो है सॉल्व करके जो भी पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि इसमें इतनी सही तरीके से जो है एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है, जगह की स्पेस की वजह से। तो इसके अलग से जो है क्वेश्चन वाइज जो है जो भी आपको टिपिकल लग रहे हैं वो दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देर न करते हुए, यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं और 62 नंबर कह रहा है कि विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपका सही क्या है कि सम विच्छेद बिंदु पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है। तो विक्रय मूल्य जो बढ़ेगा उसके साथ साथ जो है ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, अर्थात हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा। सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा हमारा बी विकल्प, सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 83 नंबर क्वेश्चन जो है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च 2018 को प्रारंभ किए गए व्यापार की आय को कर निर्धारण जिस कर निर्धारण में होगा वह होगा। अब आपको सत्र बताना है। तो जब 1 मार्च 18 को प्रारंभ हुआ तो व्यापार की आय का जो कर निर्धारण किया जाएगा वह 18-19 में होगा, अर्थात जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा 2018 और 19। क्योंकि आय कमाई गई 1 मार्च 18 जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 मार्च से शुरू होकर और 1 अप्रैल से शुरू होकर और 31 मार्च तक होता है। तो 18 वाली आय 18-19 में काउंट की जाएगी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्राप्त आय या समझी जाने वाली आय जो कर योग होगी, वो ऑप्शन दिए हुए हैं किसमें कर योग होगी, तो वो होगी सभी करदाताओं के लिए कर योग होगी, चाहे वो निवासी हो या असाधारण निवासी हो, सभी के लिए। तो भारत में प्राप्त समझी जाने वाली जो आय है वो कर योग होगी सभी करदाताओं की। तो 64 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से एक पर्यवेक्षक का जो है निर्देशन मानने वाले अधीनस्थों की जो संख्या है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? नियंत्रण का विस्तार, यानी राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा, नियंत्रण का विस्तार। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण क्षमता अनुपात जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, तो ऋण क्षमता अनुपात एक परीक्षण है। किस चीज का परीक्षण है? तो ये परीक्षण है शोधन क्षमता का, यानी सॉल्वेंसी रेशियो का जो है परीक्षण है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी विकल्प, सॉल्वेंसी रेशियो यानी शोधन क्षमता, बी
66 नंबर का जो राइट आंसर है वो बी है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यापारी द्वारा प्रतिभूत प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम है का प्रयोग किया जा सकता है, यानी किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि अपने सदस्यों को पूर्वदत्त बोनस देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और निर्गमित करने के लिए, अर्थात अपने जो सदस्य हैं उनको पूर्वदत्त बोनस अंश निर्गमन करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी कह रहा है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए ये नहीं किया जा सकता है। अंशों पर लाभांश भुगतान करने के लिए भी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है सही है वो ए विकल्प है 67। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मार्च 2019 को कुल देनदार हमारे थे 25,000। अप्राप्य ऋण जो बैड डिप्ट था वो 1,000 था। यदि देनदारों पर जो छूट है वो 2% है। तो कह रहा अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान की जो दर है वो 5% है। तो देनदारों पर छूट की राशि हमें निकालनी है। तो ये हम जानते हैं कि 25,000 है और इस पे बैड डिप्ट कितना है 1,000। तो 25 में 1 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 24,000। 24,000 पर जो है हम क्या करेंगे, 24,000 पे 5% जो है प्रोविजन फॉर बैड डिप्ट रिजर्व निकालेंगे। तो 24 पंचे 120 अर्थात 1200 हुआ। तो 24,000 में जब हम 1200 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा कितना बचेगा, यानी अगर 24,000 में हम 1200 निकाल दे रहे हैं तो हमारा बचेगा 8 ये 2 अर्थात ये बचेगा हमारा 22,800। अब इस पे 2% जो है डिस्काउंट 2% डिस्काउंट निकाल देते हैं क्योंकि डिस्काउंट ही पूछ रहा है। तो 2/100 अर्थात 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये हमारा 228 को 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 2 4 1 5, 2 अट्ठे 16 और 16 के 6, 2 अट्ठे 16, 16 के 6 हो गया और 2 2 4 1 5 और 2 2 4, यानी 456 रुपया निकल के आएगा जो कि राइट ऑप्शन होगा ए विकल्प। ये जो भी न्यूमेरिकल हैं इनको एक अलग से हम सभी लोग जो है एक वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसमें जो है जो राइट आंसर आएगा, सबसे पहले आपको करना क्या, 25,000 में से बैड डिप्स घटा देना 1,000, 24 बचेगा। 24,000 पे 5% प्रोविजन फॉर बैड डिप्स निकाल दीजिएगा। उसके बाद 24,000 में से घटाने के बाद उस पर 2% निकालेंगे, जो निकल करके आएगा वो आपका 456 होगा। यानी राइट ऑप्शन आपका जो है ए विकल्प होगा 456। आगे 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचकांकों को व्यक्त किया जाता है, तो सूचकांकों को जो है प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा 69। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है लेखांकन प्रणाली को अदत्त व्यय तथा उपार्जित आय को लाभ की गणना करने के लिए संज्ञान में नहीं लेती, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कैश सिस्टम कहलाती है अर्थात रोकड़ प्रणाली। तो राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प होगा 70 का डी। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों में से यह मानते हुए कि आ की कर योग आय की गणना कीजिए यदि वह एक असाधारण निवासी है। तो अब इसमें देखना है कि भारत में प्राप्त 1,000 जो कि इंग्लैंड में अर्जित हुई। दूसरा कह रहा है कि पिछले कुछ वर्ष की गैर कर लगी हुई विदेशी आय जो कि गत वर्ष भारत लाई गई वो 6,000 है। भारत में अर्जित की हुई किंतु इंग्लैंड में प्राप्त हुई 2,000। अफ्रीका में अर्जित व प्राप्त किंतु भारत लाई गई 10,000। तो ये टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा, 10 2 12 6 18 1 19, टोटल 19,000 पर असाधारण निवासी होने की स्थिति में टैक्सेबल होगी। तो ये 19,000 पर टैक्स लगेगा अर्थात राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा 19,000। 71 नंबर के बाद हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 72 नंबर कह रहा है कि लेखांकन की जो उपार्जित प्रणाली है, उपार्जित प्रणाली इस नाम से भी जानी जाती है। तो उपार्जित प्रणाली का जो दूसरा नाम है वह व्यापारिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा जो है व्यापारिक प्रणाली। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर का 19,000 नहीं होगा बल्कि राइट ऑप्शन होगा 2,000 इस पे लगेगा जो भारत में अर्जित की हुई इंग्लैंड में प्राप्त हुई, और 1,000 भारत से प्राप्त हुई 1,000 और इंग्लैंड में अर्जित हुई तो 1,000 ये, तो 2 और 1 3,000 पे टैक्स लगेगा ना कि 19,000 पर।
71 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा। 72 नंबर के बाद हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन आपका बी विकल्प है, यानी व्यापारिक प्रणाली। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करने को कहा जाता है। तो जब किसी एक उपाय को आप चयन करेंगे तो उसे आप कहेंगे निर्णयन, यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के थ्रू किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यात्मक संगठन का जो प्रमुख लाभ है वो क्या है। कार्यात्मक संगठन का प्रमुख लाभ है विशेषज्ञता, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा 74 का ए विकल्प होगा। बाकी आप ऑप्शन चारों वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ करके और फिर अपने आप को गेस करिए, फिर आगे वीडियो बढ़ाइए, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो 74 का ये हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कृषि आय में शामिल नहीं किया जाएगा। पूछा है कौन सी ऐसी इनकम है जो कृषि आय में शामिल नहीं होगी। तो पुष्प उगाने से आय ये कृषि आय में शामिल होगी। वो और कृषि भूमि पर कृषि कार्य का जो किराया है ये भी कृषि आय में शामिल किया जाएगा। खड़ी फसल को खरीदने पर जो होने वाली आय है ये कृषि आय में नहीं मानी जाएगी, ये आपकी व्यवसायिक आय मानी जाएगी, अर्थात ये कॉमर्शियल इनकम होगी। तो सी ऑप्शन इसमें कह रहा सही नहीं है, तो सी सही नहीं। बाकी कृषि आय से आय जो है ये भी है, तो कृषि आय में आएगा ये, बी और डी आएगा, लेकिन सी विकल्प आपका कृषि आय में नहीं आएगा, जबकि ये व्यवसायिक आय में आएगा। इसमें कह रहा है कौन शामिल नहीं किया जाएगा, तो सी शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी विकल्प होगा। 75 नंबर के बाद हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना कराने का जो उत्तरदायित्व है वो क्या है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है, या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का है, या भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय का है, या भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय का काम है। तो भारत में जो जनगणना कराने का जो उत्तरदायित्व है वो जो काम है वो गृह मंत्रालय का होता है, तो ये ऑप्शन सही है इसका 76 का ए विकल्प, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का उत्तरदायित्व है, तो ए विकल्प इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है निर्वाधवादी शैली, अर्थात ये विकल्प इसका सही होगा निर्वाधवादी शैली, यानी फ्री रेन स्टाइल, जिसे निर्वाधवादी शैली के नाम से जानते हैं। तो 77 का ए विकल्प होगा। 78 नंबर कह रहा है कि सोपान श्रृंखला सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोपान श्रृंखला सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो ये किया था हेनरी फ्योल के द्वारा। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, हेनरी फ्योल महोदय ने सोपान श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया था। आगे हम लोग देखते हैं 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर कह रहा है कि अपप्रेरणा का जो संबंध है वो किससे है, तो अपप्रेरणा का जो संबंध है वो नेतृत्व से है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा नेतृत्व, लीडरशिप। 79 के बाद हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है ज्ञात किया जा सकता है। ये आपका बीकॉम स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है किसके माध्यम से, तो दो चरों के जो मध्य होता है, दो चरों के मध्य जो संबंध होता है उन्हीं के मध्य जो है गुणांक ज्ञात किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प हो जाएगा, दो चरों के मध्य। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर कह रहा है कि मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का जो आधार है वो क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला कह रहा है सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये नहीं है। समान अनुपात का नियम, ये भी नहीं है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये हमारा सी विकल्प आपका राइट ऑप्शन है। 81 नंबर का सी ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकस्मिक आय में शामिल नहीं है। तो आकस्मिक आय में क्या शामिल नहीं है, अर्थात लॉटरी से जीती हुई राशि ये शामिल है, और जुए में जीती हुई राशि ये भी शामिल है, सड़क पर पड़ा हुआ धन ये भी शामिल है, लेकिन अंशों के विक्रय पर जो पूंजीगत लाभ है यह आकस्मिक आय में शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा 82 का सी विकल्प होगा।
83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है। तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित होती है, ये आपको बताना है। तो 83 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, अर्थात वास्तविक निष्पादन के मापन से। वास्तविक निष्पादन के मापन से संबंधित है नियंत्रण प्रक्रिया। तो 83 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार अंश का जो आशय है उन अंशों से है जो अधिकार अंश जो राइट शेयर होते हैं वो जो है उन कर्मचारियों को इश्यू किए जाते हैं जो कि वर्तमान में अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 84 का वो बी विकल्प होगा, वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए हों ऐसे अंश अधिकार अंशों मतलब अधिकार अंश जो राइट शेयर होते हैं वो वर्तमान कर्मचारियों को ही प्रस्तावित किए जाते हैं। तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा यानी पैकिंग क्रेडिट की जो सुविधा प्रदान की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है। तो ये सुविधा जो प्रदान की जाती है वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा निर्यातकर्ताओं को जो है व्यापारिक बैंक के द्वारा जो है प्रदान की जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा 85 का बी विकल्प होगा, व्यापारिक बैंक। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत आय 62,000 है, अवितरित लाभ 400, निगम कर 1,000 है तथा अंतरण भुगतान 2,000 है। तो राष्ट्रीय आय हमें नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम क्या होगी ये आप देख लीजिए कि 62,000 हमारे पास ये है, क्या है, इंडिविजुअल इनकम है। इसमें 400 ये लाभ जोड़ देंगे और जो कारपोरेट टैक्स है वो 1,000 घटा देंगे। तो 1,000 घटाएंगे हमारा बचेगा 61,000 और 61,000 में प्रॉफिट 400 जोड़ देंगे। राइट हमारा आंसर हो जाएगा 61,400। तो 61,400 ये आपका जो है आंसर होगा। तो बी विकल्प इसका सही है, 61,400 ये हमारी नेशनल इनकम होगी। 86 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं और 86 नंबर के 86 का जो है बी सही है। 86 के बाद हमारा जो आंसर वो क्वेश्चन है वो 87 कह रहा है कि प्रबंध का अंतिम जो कार्य है, तो प्रबंध का जो अंतिम कार्य होता है वो कंट्रोलिंग का होता है। राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद आवर्त अनुपात जो होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो वो किस पर आधारित होता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो अर्थात स्कंद आवर्त जो अनुपात होता है वो क्रियाशीलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प हो जाएगा, क्रियाशीलता अनुपात। 88 नंबर का के बाद हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 का आपका ए ऑप्शन होगा, क्रियाशीलता अनुपात। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर अधिनियम जो 1961 है के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है। तो कर का भार जो है वो निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा, निवास की स्थिति पर। 89 नंबर के बाद 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देनदार 40,000, प्राप्त विपत्र 20,000, उधार विक्रय 2,50,000, विक्रय वापसी 10,000, देय विपत्र 10,000, औसत वसूली यानी एवरेज कलेक्शन जो पीरियड होता है वो देनदार प्लस BR यानी प्राप्त विपत्र। तो देनदार 40,000 और प्राप्त विपत्र 20,000, तो 40 और 20 कितना हो गया 60,000। अब आंसर माह में दिया है तो इंटू 12 कर दीजिए और बटे टोटल जो क्रेडिट सेल्स है 2,50,000 में विक्रय वापसी 10,000 घटा देंगे तो 2,40,000 यानी 40 और 20 ये हो जाएगा हमारा 60,000। 60,000 गुणे 12 और बटे हमारा 2,40,000, तो 2,40,000। अब इसको काटते हैं तो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 4 कम 4, 4 तिया 12 अर्थात 3 मंथ आएगा हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 मंथ। अगर मंथ में आंसर दिया है तो मंथ में करेंगे, अगर डेज में यहाँ ऑप्शन होता तो हम 365 या 360 लगाते। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी विकल्प हो जाएगा, यानी 90 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा और बी विकल्प है 3 माह। तो इसका जो राइट आंसर 90 का होगा वो 3 महीने होगा, 3 मंथ। 90 नंबर के बाद हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देनदारों से जो संग्रहण होता है, देनदारों से संग्रहण को हम क्या कहते हैं, चालू अनुपात घटाता है या चालू अनुपात बढ़ाता है। तो देनदारों से अगर जब हम संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे तो चालू अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
सी विकल्प हो जाएगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देनदार भी हमारा करंट असेस्ट है और जो कैश मिलेगा वो भी करंट होगा। तो देनदार से मिला एक तरफ से करंट, यानी एक तरफ से असेस्ट गई और एक तरफ से आई, तो इसलिए जो करंट रेशियो होगा हमारा, तो करंट रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प हो जाएगा 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण शोधन जो कोष होता है वो खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो ऋण पत्र के शोधन के बाद जो ऋण शोधन कोष होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं सामान्य संचय को खाते में, यानी जो है जर्नल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा 92 का हो जाएगा ए विकल्प। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 93 नंबर कह रहा है कि किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की जो लागत है वो लेखांकन विधि है। कौन सी विधि है? तो वो है इकाई लागत विधि, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा 93 का डी विकल्प होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है, यानी ग्रास प्रॉफिट रेशियो की जो गणना की जाती है उसका जो फार्मूला है वो ग्रास प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तो राइट ऑप्शन हमारा 94 का हो जाएगा, जो है बी विकल्प, ग्रास प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ये ग्रास प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है। अगर नेट प्रॉफिट कह रहा है तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। पीजीटी में पूछा गया 2021। हम लोग पेपर देख रहे हैं पीजीटी 2021 का। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का जो लेखा है वो किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है? उसे हम लेखा करते हैं अंतिम रहतिये में, अंतिम रहतिये के रूप में करते हैं, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा 95 का सी ऑप्शन। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 96 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से अशोध एवं संदिग्ध ऋण संचय की गणना करनी है आपको। करा देनदार यम से 3200 अशोध ऋण अपलिखित किया जाना है। देनदार यन 8000 रुपये केवल 70% वसूल होने की संभावना है। तो 8000 का 70% कितना हो गया? 5600 वसूल हो गया। और देनदार ओ से यानी 6000 के केवल 60% वसूल होना है, तो 60% वसूल होगा, तो वसूल होने का अनुमान है। तो इसमें जो है ये अशोध ऋण संचय, इसमें 60% वसूल होने की संभावना है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60% वसूल होने, तो प्राप्त कितना नहीं होगा? 40%, 6 चौक 2400 ये हो गया। और साथ ही साथ देनदार पी है 4000, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कोई भी राशि वसूल होने की उम्मीद नहीं, पूरे 4000 की लॉस हो रही है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 5 2 7 4 11 और 1 12, टोटल 12000 की लॉस हो रही है। और ये हमारा जो है अशोध एवं संदिग्ध ऋण संचय की गणना करने में यूज किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा 12000 हो जाएगा। 96 नंबर के बाद इतना नहीं होगा, इसमें कुछ गड़बड़ी है। इसमें कह रहा है 3200 अशोध ऋण अपलिखित किया गया और उसके बाद 8000 में 70% वसूल होगा, तो 30% लॉस हो रही है। तो 30% इसका 8 3 2400 ये हो गया। और इसमें 40% लॉस हो रहा है, तो 8 चौक 3200 ये हो गया और 4000 ये, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, और इसका कुल मिला के जो राइट आंसर हो 12000 नहीं होगा बल्कि 8800 आयोग ने माना है। और इन क्वेश्चनों को हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें जो जगह है वो एक तरफ पूरा फुल है, तो देख लेते हैं। इसमें ऐसे हल करिएगा कि जैसे 3200 अशोध यानी बाइट डिप्स में चला गया, 8000 का 70% वसूल होने का अनुमान है, तो कितना वसूल नहीं होगा ये देखना है। और फिर जो 6000 का 60% वसूल होना है, 40% यहाँ लॉस हो रहा है, नहीं 40% इसका निकाल लीजिएगा। देनदार पी है जो ये पूरा लॉस हो रहा है, तो इस हिसाब से 5600 ये और 2400 ये, तो 5600 और 2400 कितना हो जाएगा?
5 2 7 एक 8,000 हो जाएगा। 8,000 ये हो जाएगा। टोटल अलग कितना रिसीव हो रहा है उसको निकाल लेंगे और टोटल कितना जो है लॉस हो रहा है उसको निकाल लेंगे, फिर लेस कर देंगे। तो इस हिसाब से नहीं आ जाएगा आपका 8800, चूंकि आयोग ने माना है 8,800 और 8,800 ही सही है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए अगला पॉइंट है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 97 नंबर कह रहा है कि साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के जो मध्य लिखित जो अनुबंध है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 97 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी बी ऑप्शन है। 98 नंबर कह रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत के महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है? तो महत्वपूर्ण होने की जो वजह है ये कार्यकुशलता में वृद्धि, यानी राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। कार्यकुशलता में वृद्धि होने के कारण ही प्रबंध के सिद्धांत को महत्वपूर्ण जो है माना गया है। तो 98 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर के बाद हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर कह रहा है कि ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाप का प्रयोग किया जाता है? तो ह्रास लेखांकन के लिए लेखांकन प्रमाप यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 6 का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण के लिए जो निविदा है, निर्माण के लिए जो निविदा है तो निविदा क्या है? तो वो ये एक लागत का अनुमान है, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा, लागत का अनुमान। 100 नंबर के बाद में हम 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 101 कह रहा है कि काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा नियमित एवं आवधिक प्रचलन जो 1 वर्ष से अधिक का न हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मौसमी परिवर्तन, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प होगा, मौसमी परिवर्तन। 102 नंबर कह रहा है कि फर्म के वेतन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, उनके किस मूल पर हस्तांतरित किया जाता है? तो उनके जो है पुस्तकीय मूल पर हस्तांतरित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा, पुस्तक मूल पे। 102 नंबर के बाद हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 103 नंबर कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारण गुणांक के बीच का जो संबंध है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो निर्धारण गुणांक सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है, अर्थात इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ये विकल्प होगा 103 नंबर का। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जितना ऊंचा अनुपात होता है उतना ही ये पक्ष में होता है, पक्ष में होता है। यह कथन लागू नहीं होता है। कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो ये लागू नहीं होता है परिचालन अनुपात के संबंध में। परिचालन अनुपात के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा 104 का हो जाएगा, डी विकल्प। 105 नंबर कह रहा है कि एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली जो प्रक्रिया होती है को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको नेतृत्व कहा जाता है, अर्थात लीडरशिप के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन 105 का डी ऑप्शन होगा। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है यानी फिक्स रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा, परिवर्तनशील लागत। 106 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 107 नंबर कह रहा दो चरों के मध्य जो कार्यात्मक संबंध है वो कहलाता है। तो दो चरों के मध्य कार्यात्मक संबंध को प्रतियोगौन विश्लेषण के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा, प्रतियोगौन विश्लेषण। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो, बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो उन्हें कहाँ क्रेडिट करेंगे? उन्हें क्रेडिट करेंगे लाभांश खाते में, लाभांश खाते में क्रेडिट करेंगे। राइट ऑप्शन 108 का डी विकल्प होगा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लाभ मात्रा अनुपात आपको निकालना है, इस फार्मूला इसका बताना है, यानी पीवी रेशियो का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और इसका फार्मूला है पीवी रेशियो बराबर होता है चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन चेंज इन टोटल सेल्स, अतः जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा। और सी ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो ये हो जाएगा। फिर 110 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो यह कहलाता है। तो यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से
कुल उत्पादन बढ़ता है तो यह कहलाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति का वृद्धि नियम कहलाएगा। अर्थात राइट ऑप्शन 110 का सी होगा। 111 नंबर कह रहा है कि किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में जो है सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समन्वय, यानी अर्थात कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इसे कहते हैं, समन्वय। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प होगा 111 का, बी विकल्प। और उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोग की बिक्री के बाद शोधन कोष विनियोग खाते का जो शेष होता है वो हस्तांतरित किया जाता है। तो वो कहाँ हस्तांतरित करते हैं? तो शोधन कोष खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा, शोधन कोष खाते में। 113 नंबर कह रहा है कि किसी समांतर माध्य के लिए किए गए विचलनों का जो योग होता है वह क्या कहलाता है? तो वह शून्य। जो विचलन से आप अगर समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य से लिया गया जो विचलन होता है उसका जो योग होता है वो 0 आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा, शून्य। 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि करंट रेशियो 2.5 है तथा कार्यशील पूंजी 90,000 है तो चालू संपत्ति का मूल्य क्या होगा? तो जो है जो करंट असेस्ट होता है, करंट असेस्ट बाय वर्किंग कैपिटल माइनस करंट रेशियो माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो 2.5 में से 1 घटेगा तो 1.5 आएगा और 1.5 से इस 90,000 को डिवाइड कर देंगे तो 15 छक्का 90 यानी 60,000 आ जाएगा। 60,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 लाख आएगा। अतः जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी विकल्प होगा। क्वेश्चनों को विस्तार से हम लोग कोई अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये 1,50,000 आएगा। 114 का सी ऑप्शन होगा। 115 नंबर कह रहा है कि आय के मापन का जो आधार है वो क्या है? तो आय के मापन का आधार है मिलान अवधारणा, यानी मैचिंग जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत करते हैं। तो राइट ऑप्शन 115 का ए विकल्प होगा, मैचिंग अवधारणा अर्थात मैचिंग कंसेप्ट मिलान अवधारणा। 115 ए। 116 नंबर हम लोग देखते हैं। और 116 नंबर कह रहा है कि फिक्स कास्ट 12 लाख है जिसमें 80,000 ह्रास को शामिल करते हुए प्रति इकाई विक्रय मूल्य 1200 है, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 900 रुपया, ऋण की किस्त है 2 लाख, नगद संविच्छेद बिंदु होगा। तो नगद संविच्छेद बिंदु जो इसका आएगा वो 4400 यूनिट आएगी। अर्थात राइट ऑप्शन हमारा 116 का होगा, बी विकल्प। 117 नंबर कह रहा है कि वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो वो मोटिवेशन है, अर्थात अभिप्रेरणा है। मोटिवेशनल के माध्यम से गति प्रदान करती है। कार्य करने की जो गति होती है उसमें वृद्धि होती है मोटिवेशनल अर्थात अभिप्रेरणा के माध्यम से। तो ऐसे 117 का डी ऑप्शन होगा। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में तो किया जाए किंतु खातों में नहीं किया जाए तो फर्म तैयार करती है। फर्म कौन सा खाता तैयार करेगी? तो फर्म जो है अनुस्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करेगी। अर्थात 118 का डी ऑप्शन होगा, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो 118 के बाद हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर कह रहा है कि श्रेणी के प्रत्येक मान पर जो आधारित माप होता है वो कौन सा है? तो मानक विचलन। मानक विचलन श्रेणी पर प्रत्येक मान पर आधारित होता है। तो मानक विचलन इसका राइट ऑप्शन होगा 119 का। और फिर 120 नंबर कह रहा है कि मितव्ययी आदेश मात्रा की जो अवधारणा है वो संबंधित है, अर्थात इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्वांटिटी है वो अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सामग्री के नियंत्रण की तकनीकी से। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प हो जाएगा, सामग्री के नियंत्रण की तकनीकी। 120 का बी हो गया। और अब हम लोग देखते हैं 121। 121 नंबर कह रहा है कि किसी वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, अर्थात
जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर को। राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। 121 का 121 नंबर के बाद हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर कह रहा है कि वह व्यय जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं उन्हें जाना जाता है, तो उन्हें बिक्री व्यय के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन हमारा ये विकल्प होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, बिक्री व्यय। और 122 के बाद 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रविधि लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने का जो कारण है वो क्या है, तो उसका मेन कारण है सामान्य क्षय, अर्थात नॉर्मल जो वेस्टेज होता है उसी के कारण प्रविधि लागत लेखांकन में जो है प्रति इकाई लागत में वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो 123 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सामान्य क्षय होगा। उसके बाद में 124 और 125 दो क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, तो देख लेते हैं। कह रहा है 124 नंबर कि एक कंपनी के द्वारा ऋण पत्र का शोधन नहीं किया जा सकता है, किस रूप में नहीं किया जा सकता है, तो ये नहीं किया जा सकता है, संचित हानियों से इसका शोधन नहीं किया जा सकता है। तो 124 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह है बी विकल्प। और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है, तो ये किसके अभिन्न अंग है, ये अंग है जो है वित्तीय प्रतिवेदन एवं परिचालन प्रतिवेदन दोनों का। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, दोनों का हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके साथ हम लोग जो है हमारा ये पीजीटी पेपर जो है 2021 का कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है पीजीटी 2021 तो टीजीटी 2021 का, वो भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टॉपिक वाइज जो है शुरू करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और